हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में GSTR 1 की सभी टेबल्स को डिटेल में समझेंगे। GSTR 1 को ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं, क्या प्रोसीजर है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख के प्रोसीजर समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में GSTR 1 की सारी टेबल्स में क्या क्या डिटेल फिल होगी, क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है, वो सब समझेंगे डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं GSTR 1 क्या होता है। दोस्तों, GSTR 1 एक रिटर्न है जीएसटी के अंदर, जिसमें आपको पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल मंथ लेते हैं, हम अक्टूबर मंथ की बात करते हैं। पर्टिकुलर टैक्स पीरियड मंथ लेते हैं अक्टूबर मंथ, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में जो आपने सेल्स की है वो डिटेल आपको GSTR 1 में रिपोर्ट करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, ठीक है, GSTR 1 के थ्रू। तो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए जो भी आपने सेल्स की है वो आपको GSTR 1 के थ्रू गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है कि आपने कितना कितना सेल्स किया है, उस पर कितना जीएसटी कलेक्ट किया है, वो सब गवर्नमेंट को बताना होता है। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज बोले तो ये है GSTR 1, ठीक है। अभी देखिए, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है, जो हमारे लिए आउटवर्ड है, सेल्स है, ठीक है। अब गुड्स, अगर बिजनेस में गुड्स या फिर सर्विसेज दे रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज कौन सी होनी चाहिए? आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। आगे देखिए, इसमें टेबल्स दे रखी है, टेबल 1 2 3 4 ऐसे टेबल्स है, ठीक है, 5, ठीक है। तो ऐसे टोटल 13 टेबल है, ठीक है। तो 1 बाय 1 समझते हैं डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे आपका ईयर आ जाएगा, ठीक है, कौन से ईयर का GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मंथ आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मंथ, अभी GSTR 1 फाइलिंग की 2 फ्रीक्वेंसीज है, इधर मंथली हो सकता है या फिर क्वार्टरली हो सकता है। क्वार्टरली किसको एप्लीकेबल होगा? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और उसने ऑप्ट किया है QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। तो स्कीम के अंदर अगर ऑप्ट किया है तो उसको क्वार्टरली रिटर्न जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ आपको दिखेगा, जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो आपको यहाँ पे मंथ दिखेगा फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई एंड जून, 3 महीने होते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। अप्रैल मई एंड जून, तो यहाँ पे जून 23 दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब ये क्वार्टर के लिए रिटर्न, ठीक है। हम मंथ की बात करते हैं इजीली समझने के लिए। तो यहाँ पे मंथ आपका सपोज अक्टूबर मंथ आ रहा है, ठीक है। तो आप जब रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, वर्किंग बनाएंगे, तो आपको दिमाग में रखना है कि पर्टिकुलर टैक्स पीरियड आपका कौन सा हो जाएगा? अक्टूबर, ठीक है। तो सारे रिकॉर्ड जो भी आप वर्किंग में लेंगे वो अक्टूबर मंथ के होने चाहिए, ठीक है, अक्टूबर 23, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट GSTIN नंबर, आपके GST नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक वो तो आ ही जाएंगे जब आप सेलेक्ट करेंगे GSTR 1, ठीक है। लीगल नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ट्रेड नेम इफ एनी, ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अग्रीगेट टर्नओवर अप्रैल टू जून 2017, ठीक है। फिर टेबल 4 पे आते हैं, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज। देखिए, जो भी सप्लाईज हम बात करेंगे आउटवर्ड होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है, मतलब हमारी सेल्स होनी चाहिए। चाहे आप बिजनेस में तो गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आउटवर्ड होना चाहिए, हमारे लिए सेल्स होना चाहिए, ठीक है। टेबल नंबर 4 में टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग UIN होल्डर अदर देन सप्लाईज कवर्ड बाय टेबल 6। टेबल 6 में जो सप्लाईज आप रिपोर्ट करेंगे उसके अलावा जो आप टैक्सेबल भी होनी चाहिए, एग्जम्प्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज
मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन को होनी चाहिए, अदर देन कवर्ड बाय टेबल 6। टेबल 6 में क्या रिपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो सब रिपोर्ट आएगा, जीरो रेटेड, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज है आपकी, जो आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, वो आपको टेबल 4 में फिल करना है डिटेल, ठीक है। टेबल 4 में क्या डिटेल जाएगा, इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि आपने अक्टूबर मंथ में 100 इनवॉइस बनाए, तो आपको, और उसमें B2B मतलब जो आपका B2B मतलब B2B वर्ड यूज करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब सामने वाला जो पर्सन है जिसको हम सप्लाईज कर रहे हैं वो भी GST में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उसको B2B सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ इनवॉइस वाइज डिटेल फिल करना होगा। देखिए टेबल 4 को डिवाइड किया इन्होंने 4A, 4B एंड 4C, 3 कैटेगरी में, ठीक है। 4A में क्या डिटेल आएगा, GST नंबर, UIN नंबर जिसको हमने सप्लाई किया है उसका GST नंबर लगेगा। तो वर्किंग आपको इसके हिसाब से ये फॉर्मेट में वर्किंग बनाना है, ठीक है, अक्टूबर मंथ का, ठीक है। हम अक्टूबर एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं कि अक्टूबर मंथ, ठीक है, पर्टिकुलर टैक्स पीरियड बोलेंगे, ठीक है। टेबल 4A में आपको GST नंबर जाएगा। 4A में क्या डिटेल जाएगी, सप्लाईज अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एंड सप्लाईज मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। देखिए 4A में क्या डिटेल जाएगी, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग UIN होल्डर्स अदर देन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। क्योंकि टेबल 4B में जाएगी सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज बेसिस, और 4C में जाएगी सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS, ठीक है, ऑपरेटर वाइज एंड रेट वाइज, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें आपको 4A टेबल में क्या डिटेल जाएगी, GST नंबर जाएंगे जिसको सप्लाईज कर रहे हैं, फिर इनवॉइस का डिटेल, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू मीन्स टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग GST, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर रेट जाएगा, GST का रेट, फिर टैक्सेबल वैल्यू जिस पे GST कैलकुलेट होगा, ठीक है। फिर आपका GST अमाउंट, IGST, CGST, SGST जो भी आपका अप्लीकेबल है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, ठीक है, GST नंबर के बेसिस पे, ठीक है। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिटेबल फील्ड होता है वो, तो उसके बेसिस पे आपका ये IGST, CGST, SGST शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है तो IGST शो हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट आएगा सप्लाई तो SGST, CGST, SGST आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 11 कॉलम्स है टेबल के, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको इनवॉइस वाइज डिटेल फिल करना होगा, ठीक है। इसमें अभी देखिए 4B में क्या है, सप्लाईज अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। आप कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को जिस पे वो सामने वाला पर्सन RCM बेसिस पे GST पे करेगा, आपको नहीं करना है, तो आपको टेबल 4B में वो डिटेल फिल करना है, ठीक है। आपका टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन विच इज अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, वो आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिर टेबल 4C में क्या है, सप्लाईज मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS। तो आपको इसमें डिटेल फिल करना होगा, GSTN ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिसके थ्रू आप सप्लाई कर रहे हैं उनका GST नंबर आ जाएगा, और बाकी का डिटेल आ जाएगा अब कॉलम के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको ऑपरेटर वाइज एंड रेट वाइज डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो आई होप टेबल 4 क्लियर है। टेबल 4 में आपको टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन्स जाएगा एंड अदर देन एक्सपोर्ट वाला डिटेल, ठीक है, जो टेबल 6 में जाएगा, ठीक है। और इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगा, सारे इनवॉइसेस का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है।
नेक्स्ट टेबल समझते हैं, टेबल 5। टेबल 5 क्या है? टैक्सेबल आउटवर्ड इंटर स्टेट सप्लाईज। देखिए, टैक्सेबल होना चाहिए पहली कंडीशन, दूसरा आउटवर्ड, तीसरा इनवर्ड इंटर स्टेट सप्लाईज होना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है? टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स वेयर द इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन ₹2.5 लाख। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी देखिए, टैक्सेबल आउटवर्ड्स इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स वेयर द इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन ₹2.5 लाख। अगर आप कोई ऐसी सप्लाईज कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? इंटर स्टेट होनी चाहिए, और सामने वाला जो पर्सन है वह अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका इनवॉइस वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको टेबल 5 में वो डिटेल को रिपोर्ट करना है। उसमें कैसे? उसमें भी इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, फिर इनवॉइस डिटेल आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, फिर जीएसटी का रेट, टैक्सेबल वैल्यू एंड आईजीएसटी अमाउंट। यहाँ पे आईजीएसटी आएगा क्योंकि आपका इंटर स्टेट सप्लाई होगा, ठीक है। फिर 5 में आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर रेट वाइज, ठीक है। फिर ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं तो 5E में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर टेबल में, टेबल नंबर 5 में 5A 5B है। 5A में क्या है? अगर 5B में समझते पहले, 5B में अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं एंड आपके सप्लाईज टैक्सेबल है एंड इंटर स्टेट है एंड 2 अनरजिस्टर्ड पर्सन है एंड उसका वैल्यू है इस 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको, एंड आप सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS, तो आपको ऑपरेटर वाइज, रेट वाइज यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा, ठीक है, टेबल 5B में। अदरवाइज डायरेक्ट कस्टमर को कर रहे हैं तो आपको टेबल 5A में डिटेल फिल करना होगा, ठीक है। तो टेबल 5 आई होप क्लियर है। फिर देखिए टेबल 6, जीरो रेटेड सप्लाईज एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। तो जीरो रेटेड सप्लाईज, डीम्ड एक्सपोर्ट अगर कुछ है आपका तो वो आपको टेबल 6 में डिटेल फिल करना है। तो अभी देखिए टेबल 6 में क्या क्या डिटेल जाएगा? जीएसटी नंबर जाएगा, इनवॉइस डिटेल, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। फिर इसमें एडिशनल आ जाएगा शिपिंग बिल डिटेल, एक्सपोर्ट के केस में ये डिटेल एक्स्ट्रा आ जाएगी, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये नंबर एंड डेट आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, रेट आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा, फिर जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, आईजीएसटी का अमाउंट, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस, ठीक है। फिर ये एक्सपोर्ट का डिटेल आपको ये फिल करना है यहाँ पे। फिर सप्लाईज मेड टू SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और SEZ डेवलपर, तो उनको अगर कुछ सप्लाईज है तो आपको 6B में फिल करना है डिटेल, ठीक है। फिर है डीम्ड एक्सपोर्ट, अगर डीम्ड एक्सपोर्ट कुछ है तो वो आपको टेबल 6C में फिल करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको टेबल 6 को कंप्लीट करना है, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाईज, डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको डिटेल यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो आई होप टेबल 6 क्लियर है। नेक्स्ट है टेबल नंबर 7। टेबल 7 क्या है? टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स अदर देन द सप्लाईज कवर्ड इन टेबल 5। अभी देखिए इसमें टेबल 7 में क्या जाएगा? जो आपने B2C सप्लाईज की है, ठीक है, मतलब जो आप डायरेक्ट कंज्यूमर कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, ठीक है, अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाईज वो भी आपको नेट करना है, डेबिट नोट है कुछ तो भी एंड क्रेडिट नोट, तो उसको प्लस माइनस करके जो नेट फिगर आएगा वो आपको रिपोर्ट करना है। इसमें देखिए टेबल 5 में जो आपने रिपोर्ट कर दिया है उसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। उसके अलावा टेबल 5 में कौन सा रिपोर्ट किया है? 2.5 लाख से जो ज्यादा है सप्लाईज और इंटर स्टेट वाला, तो वो एक्सक्लूड कर देना है क्योंकि वो ऑलरेडी टेबल 5 में रिपोर्ट कर चुके हैं अपन, ठीक है। तो 7 में अगेन रिपोर्ट नहीं करना है। तो 7 में आपको
taxable supplies net of debit notes and credit notes to unregistered persons other than supplies covered in table 5। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है। क्या डिटेल जाएगा? इंट्रास्टेड सप्लाईज, consolidated rate wise outward supplies including supplies made through e-commerce operator attracting TCS। तो इसमें देखिए ई-कॉमर्स थ्रू क्या आप सप्लाईज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंट्रास्टेड, तो भी आपका इधर डिटेल सेम इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या डिटेल जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपको ये डिटेल डालना होगा। जैसे कि देखिए इसमें रेट वाइज डिटेल जाएगा। ठीक है, रेट वाइज डिटेल आपको फीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट सेलेक्ट करना है, फिर टोटल टैक्सेबल वैल्यू लेना है, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली जीएसटी फीड कर लेना है। ठीक है, फिर 7A में क्या है? 7A2 में आउटवर्ड सप्लाईज मेंशन्ड एट 7A1 वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS। तो उसका बाद में अलग से बाइफर्केशन देना है, पहले इंक्लूडिंग करके लेना है यहाँ पे, फिर उसको अलग से दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, ये इंट्रा स्टेट हो गया। ठीक है, अभी क्या है? इंटर स्टेट सप्लाईज वेयर इनवॉइस वैल्यूज अप टू 2.5 लाख, तो भी आपको टेबल नंबर 7B में रिपोर्ट करना है वो डिटेल। ठीक है, और जो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं 7B2 में। ठीक है, मतलब ये डिटेल आपको 7B7 में जाएगी डिटेल सब। ठीक है, और ये कैसे जाएगी? रेट वाइज कंसोलिडेटेड समरी जाएगी। ठीक है, तो आई होप टेबल नंबर 7 क्लियर है। नेक्स्ट है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 में क्या जाएगा? नील रेटेड, एग्जम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, तो टेबल नंबर 8 को के 4 पार्ट है, 8A, B, C एंड D। इसमें क्या जाएगा? नील रेटेड सप्लाईज, एग्जम्प्टेड अदर देन नील रेटेड, नॉन जीएसटी सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाईज। ठीक है, तो आपको ये डिटेल यहां पे फिल करना है। ए में क्या जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, फिर इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, फिर 8C में इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड 8D में इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इसको फर्दर ये 3 भागों में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको अकॉर्डिंगली जीएसटी का वर्किंग प्रिपेयर करना होगा ये टेबल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं टेबल नंबर 9। तो टेबल नंबर 8 तक आपको सब डिटेल फिल करना है। ठीक है, अभी टेबल नंबर 9 से जो स्टार्ट होगा तो वो है अमेंडमेंट का। ठीक है, तो ये समझते हैं। टेबल नंबर 9 में क्या जाएगा? amendments to taxable outward supplies details furnished in returns for earlier tax periods in table 4, 5 and 6 including debit notes, credit notes, refund vouchers issued during current period and amendment thereof। ठीक है, तो आपने जो डिटेल ऑलरेडी फीड किया हुआ है प्रीवियस टैक्स पीरियड में, ठीक है, और आपको लगता है कि वो डिटेल इनकरेक्ट है या कुछ गलती है उसमें, वो उसको करेक्ट करना है, तो आप टेबल 9 में वो डिटेल अमेंड कर सकते हैं करंट पीरियड के GSTR 1 में। ठीक है, तो आपको वो सब डिटेल फिल करना है। देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है आपको, फिर यहाँ पे रिवाइज डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट फिल करना है, जैसे कि GST नंबर, इनवॉइस डे नंबर एंड डेट, शिपिंग बिल नंबर एंड डेट, वैल्यू, रेट, टैक्सेबल वैल्यू और GST एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आपको अमेंडमेंट के थ्रू वो आप करेक्ट कर सकते हैं डिटेल। ठीक है, फिर 9A, इफ द वैल्यू शिपिंग बिल डिटेल फर्निश अर्लियर वर इनकरेक्ट, तो आपको 9A में डिटेल फिल करना है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिफंड वाउचर 9B में,
ओरिजिनल फिल करना है तो 9B में जाएगा और 9C में आपको कुछ अमेंडमेंट करना है तो ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट में। टेबल नंबर 10 में अमेंडमेंट्स टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स फर्निश्ड इन रिटर्न्स ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड। अगर आपने B2C कुछ सप्लाईज रिपोर्ट की है प्रीवियस टैक्स पीरियड में और आपको लगता है कुछ इनकरेक्ट अमाउंट, मतलब कुछ चेंजेस करना है उसमें, तो आप टेबल नंबर 10 के थ्रू उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव टेबल को आपको करेक्ट वैल्यू फीड करके वो आप अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, टेबल नंबर 11 consolidated statement of advances received, advances adjusted in the current tax period, amendments of information furnished in earlier tax period। टेबल नंबर 11 में क्या जाएगा, अगर आपके कुछ एडवांसेस आ रहे हैं एंड उस पर जीएसटी लाइबिलिटी बन रही है तो आपको टेबल नंबर 11 में रिपोर्ट करना है। ठीक है, और जब आप उसके अगेंस्ट में इनवॉइस इशू कर लेंगे तो जैसे कि आपने सितंबर मंथ में कुछ एडवांसेस आए, ठीक है, तो आपको वो एंड उस पर जीएसटी लाइबल है, ठीक है, तो आपको वो एडवांसेस पे जीएसटी पे करना होगा और टेबल 11 में रिपोर्ट करना होगा सितंबर के जीएसटीआर 1 में। ठीक है, फिर सपोज अक्टूबर में आप बिल इशू कर लेते हैं उसके अगेंस्ट में, तो आपको वो एडवांस को एडजस्ट करना पड़ेगा अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर के जीएसटीआर 1 में वो बिल के अगेंस्ट में। ठीक है, और अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट है तो आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें रेट, ग्रॉस एडवांसेस रिसीव्ड या एडजस्टेड, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई और जीएसटी के अमाउंट्स, फिर इंफॉर्मेशन फॉर द करंट टैक्स पीरियड, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन द टैक्स पीरियड फॉर विच इनवॉइस हैज नॉट बीन इश्यूड, अमाउंट टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आपका जीएसटी अमाउंट लाइबिलिटी में ऐड होकर आपको जीएसटी पे करना होगा। ठीक है, सिंपली। फिर इंट्रास्टेट सप्लाईज रेट वाइज जाएगा डिटेल और इंट्रास्टेट सप्लाईज रेट वाइज डिटेल। ठीक है, अभी देखिए 11B में क्या जाएगा, एडवांसेस रिसीव्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द सप्लाईज बीइंग शोन इन दिस टैक्स पीरियड। आपने जो बिल्स दिखाए आपने 4, 5, 6, 7 टेबल में, उसके सामने वो एडवांसेस आए थे तो प्रीवियस पीरियड में टैक्स तो पे कर दिया ऑलरेडी, तो आपको ये 11B के थ्रू वो एडजस्ट करना होगा कि हमने ऑलरेडी एडवांसेस भी जीएसटी भर चुके हैं, तो ये आपका जीएसटी लाइबिलिटी में वो नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ एडजस्टमेंट के थ्रू यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, 11B में वो रिपोर्ट करना है कि ये बिल के अगेंस्ट में हमने एडवांसेस पे जीएसटी ऑलरेडी प्रीवियस टैक्स पीरियड में पे कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी इंट्रास्टेट सप्लाईज रेट वाइज, इंट्रास्टेट सप्लाईज रेट वाइज डिटेल आपको फिल करना है। ठीक है, फिर आप अमेंडमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन टेबल नंबर 11 इन जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड, तो आपको फर्निश करना है रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन, तो आप एडवांसेस पे अमेंडमेंट भी कर सकते हैं एडवांसेस पे जीएसटी को। फिर टेबल नंबर 12 है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, तो टेबल नंबर 12 में आपको ये डिटेल फिल करना होगा HSN वाइज समरी। ठीक है, तो इसमें सीरियल नंबर, HSN कोड आ जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। ठीक है, फिर UQC यूनिक क्वांटिटी कोड आ जाएगा, जैसे कि किलोग्राम है, टोटल क्वांटिटी आ जाएगा, फिर रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST, SGST और ये सब आ जाएगा डिटेल, तो आपको HSN कोड वाइज ये डिटेल आपको फिल करना है। ठीक है, तो आई होप टेबल नंबर 12 क्लियर है। फिर नेक्स्ट है टेबल 13 डॉक्यूमेंट्स इश्यूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। जो भी आपने, जैसे कि अक्टूबर मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अक्टूबर मंथ में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट इशू किए वो डिटेल आपको देना पड़ेगा। जैसे कि इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाईज, सपोज हमने इनवॉइस सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक इनवॉइसेस इशू किए हैं, सपोज 51 से 120 तक इशू किए, तो यहाँ पे 51 to 120 देना होगा। फिर टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने होते हैं वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, फिर उसमें से कैंसिल कितने किए आपने वो यहाँ पे देना होगा, फिर नेट इश्यूड यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको अकॉर्डिंगली ये सब डिटेल देना है, जैसे कि आपने डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है,
ठीक है। तो वो डिटेल भी आपको सब यहाँ पे देना होगा, जो जो डॉक्यूमेंट आपने इश्यू किए। ठीक है, ठीक है। फिर तो वेरिफिकेशन है, सिग्नेचर आ जाएगा। देखिए ये टर्म्स जो यूज हुए उसका फुल नेम है, HSN का फुल नेम ये है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। B2B का मतलब है फ्रॉम वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। B2C का मतलब है फ्रॉम वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। और GSTR1 का ड्यू डेट क्या रहता है? 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे कि अक्टूबर का रिटर्न कब तक जाएगा? 11 नवंबर तक। ठीक है। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका क्वार्टर एंड होने के बाद 13 तक। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हैं GSTR1 को फाइल करने के लिए, तो आप रीड कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म को अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। तो आई होप GSTR1 की सारी टेबल्स आपको क्लियर है। मैं आपको GSTR1 का यूजर मैनुअल भी अटैच कर दूंगा इस वीडियो के लिंक में, तो आप इसको रीड करके समझ सकते हैं कि GSTR1 को देखिए, क्रिएशन एंड सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है। तो आप GSTR1 को कैसे बनाना है, कैसे फाइल करना है, वो सब समझ सकते हैं। ठीक है। देखिए अभी GSTR1 फाइल कैसे कर सकते हैं, आप प्रिपेयर ऑनलाइन करके भी फाइल कर सकते हैं, या फिर यूटिलिटी के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं बना के। ठीक है। तो यूटिलिटी का यूज कब करना है? जब आपका डेटा बहुत लंबा हो। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत लार्ज हो। ठीक है, तब आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू प्रिपेयर करके उसको GSTR1 जेसन फाइल जनरेट करके GSTR1 प्रिपेयर करना है। ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम ही है, जैसे कि 10 ट्रांजैक्शन है, 15 ट्रांजैक्शन है, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी GSTR1 प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन या फिर यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है। तो ये यूजर मैनुअल भी मैं यहाँ अटैच कर दूंगा, तो आप डिटेल में समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है। फिर ये GSTR1 के FAQs है, तो ये भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो GSTR1 में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। थैंक यू।